हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज हम लोग 10th की एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए छोटू सा चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी का क्लास 10th का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे कि प्रश्न न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक चैप्टर से दो दो तीन तीन या एक एक प्रश्न जो है कि पूछे जा रहे हैं। और जैसे कि आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, जो कि आनुवंशिकता। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा। ये फ्रेंड्स प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था किसमें, तो टीआरई 1 में। देखिए टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 पीआरटी के फाइनल आंसर के साथ क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ। वहाँ से फ्रेंड्स आप लोग जो है कि डाउनलोड करके देख सकते हैं। जाइएगा टीआरई 1 में और 25 नंबर का जब आप प्रश्न खोलेंगे तो ये प्रश्न आपको मिलेगा जो कि इसी चैप्टर से पूछा गया है। मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। और एक और चैप्टर है, एक और प्रश्न है जिसको मैं नीचे दिखाऊंगा। देखिए, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स आनुवांशिकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये देखिएगा, ये टीआरई 1 और पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था। और देखिए सारे जो है कि क्लास 10th के चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं। इनको जो है कि आप देखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि जूम करके जब देखिएगा तो यहाँ से जूम करके मत देखिए, मैं इसी जो है कि पेज को यहाँ पे लगा दिया हूँ। यहाँ पे देख लीजिए। देखिए आनुवंशिकता, और आनुवंशिकता यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे धीरे से जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ से देखिएगा, जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? संतति के जीवों के समान डिजाइन का होना। ठीक है, तो ये जो है कि आनुवंशिकता का ही नियम है और यहीं से प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ से आनुवंशिकता में जब आप जाएंगे तो यहाँ से देखिए, लक्षणों की वंशगति के नियम, मेंडल का योगदान। यहाँ पे देखिए मानव में लक्षणों की वंशगति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति शिशु में स्थानांतरित करते हैं। और यहाँ से देखिए, इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। देखिए छोटा सा चैप्टर है, लेकिन एक दो प्रश्न हर बार इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। एक और जो है कि प्रश्न आपको दिख रहा होगा, मनुष्य में लक्षणों की वंशगति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य में लक्षणों की वंशगति के अध्ययन को जो है कि कहा जाता है यहाँ पर वंशगति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये टीआरई 3 में 6 to 8 मैथ और साइंस वाले जो है कि क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। और इसका भी जो है कि क्वेश्चन इसका भी पेपर मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ। यहाँ पे आप जब जाइएगा और 114 नंबर का प्रश्न जब आप खोलिएगा तो यहाँ पे ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये टीआरई 3 6 to 8 में पूछा गया था। देखिए कहाँ से पूछा गया था, तो वंशगति का नियम हेडिंग ही वही है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं ऊपर आपको जो है कि दिखाना चाहूँगा। देखिए वंशगति, यहाँ पे देखिए, मानव में लक्षणों की वंशगति के नियम इस पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति में स्थानांतरित करते हैं। तो ये वंशगति का ही नियम है और यहीं से जो है कि प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो अब ये आप जो है कि दो प्रश्नों को देख चुके हैं। और देखिए प्रत्येक जो है कि हर एक चैप्टर क्लास 10th का, क्लास 9th का इम्पोर्टेंट है। आप जो है कि देखिएगा, हर एक चैप्टर से एक दो दो प्रश्न आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है कि ऐसे ही पढ़ना है। और अब हम लोग इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट जो है कि फैक्ट है, मैं उनको हाईलाइट किया हूँ और यहाँ से जो है कि हम लोग क्लियर करेंगे। और इसी वीडियो के लास्ट में इस चैप्टर से संबंधित हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्त जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशगति संतति को एक आधारिक शारीरिक अभिकल्प डिजाइन एवं कुछ भिन्नताएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। और देखिए, यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिमाणतः दो जीवाणु उत्पन्न होता है, जो पुनः विभाजित होकर चार व्यष्टि जीवाणु उत्पन्न करेंगे, जिनमें आपस में बहुत सी अधिक समानताएं होंगी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न जो है कि थोड़ा सा जो है कि ये चैप्टर बोरिंग है, लेकिन एक दो प्रश्न जरूर बन जाते हैं। ठीक है, तो एक या दो नंबर बहुत ही मायने रखते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, आनुवंशिकता हेडिंग है और इसमें जो है कि जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान
डिजाइन अभिकल्पना का होना। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा और यहाँ से वंशागत लक्षण, वास्तव में समानता एवं विभिन्नताओं से हमारा क्या अभिप्राय है। देखिएगा शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्णतः रूप से अपने जनको जैसा दिखाई नहीं पड़ता है, तथा जो है कि मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। और यहाँ से देखिएगा लक्षणों की वंशगति के नियम, और जिसमें मेंडल का योगदान है यहाँ पर। और देखिएगा मानव के लक्षणों की वंशगति के नियम इस पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को जो है कि संतति शिशु में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित होता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, मैं जो है कि आपको ऊपर दिखा चुका हूँ। और एक और फैक्ट यहाँ पे जान लीजिए कि इसी चैप्टर में दिया गया है ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। और यहाँ पे जो है कि देखिए ये जो है कि मेंडल साफ तौर पे किस पे जो है कि प्रयोग किए थे, तो मटर के बीज के पौधे पे। ठीक है, तो ये प्रयोग किए थे और वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा और गणना की। इसमें जो है कि उन्हें वंशगत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिला था। ठीक है, तो ये जो है कि इनके बारे में दिया गया है। और मेंडल ने जब जो है कि मटर के पौधों पर प्रयोग किया था, तो क्या निकल के आया था, जो है कि मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। देखिएगा यहाँ से उसने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया कि लंबे पौधे तथा बौने पौधे, इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधों के प्रतिशत की गणना की थी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ से जो देखिएगा प्रथम पीढ़ी F1 में कोई पौधा बीज की ऊंचाई नहीं था, सभी लंबे थे। इसका अर्थ था कि दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकी लक्षण ही दिखाई देता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है। और यहाँ से देखिएगा मेंडल ने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के पैतृक पौधों F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण द्वारा उगाया था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ से देखिएगा F1 पीढ़ी लंबे पौधे की दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे, वरन उनमें से एक चौथाई संतति बौने थे। यह इंगित करता है कि F1 पौधों द्वारा लंबाई एवं बौनेपन दोनों विशेष लक्षणों की वंशगति है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो देखिएगा आनुवंशिकता कार्य विधि किस प्रकार होती है। कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन को जो है कि जीन कहलाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए छोटा सा चैप्टर है लेकिन प्रश्न इनसे बन जाता है, तो जो है कि आप इसको बना नहीं पाते हैं। और यहाँ से देखिएगा प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की दो प्रकृतियां होती हैं, जिसमें एक नर तथा दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती है। प्रत्येक जनक कोशिका पैतृक अथवा मातृक से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही एक जनन कोशिका युग्मज में जाता है। तो ये मैं उसको नीचे बताऊंगा। और यहाँ से देखिएगा लिंग का निर्धारण, तो यहाँ पे देखिएगा लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दो एकल जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो और इसमें देखिएगा इसलिए कुछ प्राणियों में जैसे कुछ सरीसृप लिंग निर्धारण निषेचन अंडे युग्मनज के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। संतति नर होगा या मादा। और जैसे कि घोंघे में जो है कि क्या होता है, तो घोंघे में देखिए कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इसमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं है। लेकिन मानव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर होता है। तो ये प्रश्न बनता है कि मानव में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो आनुवंशिक के आधार पर होता है। देखिएगा दूसरे शब्दों में जनक जीवों से वंशानुगत जीव की इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा या लड़की। तो देखिएगा घोंघे में लिंग जो है कि आनुवंशिक नहीं है, ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। और यहाँ से देखिएगा यहाँ से मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या जो है कि 22 जोड़ी है। किसकी 22 जोड़ी है, तो ये अ, मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्र के प्रतिरूप होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 22 जोड़ी होती है, परंतु एक युग्मनज जिसमें लिंग सूत्र कहते हैं जो
जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्मन दोनों में एक्स कहलाता है, लेकिन पुरुष में जो है कि नर में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र एक्स का होता है और दूसरा गुणसूत्र जो है कि वाई का होता है। स्त्रियों में एक्स एक्स गुणसूत्र और पुरुष में जो है कि एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। अब जो है कि यहाँ से मैं आपको जो है कि बता दूं, यहाँ से देख लीजिएगा। देखिए स्त्री में क्या होता है, तो स्त्री में जो है कि होता है एक्स एक्स गुणसूत्र, ठीक है। और पुरुष में क्या होता है, पुरुष में जो है कि एक यक्स होता है और एक वाई होता है। तो स्त्री में तो देखिएगा दोनों एक्स ही है, और इसमें स्त्री का एक्स और पुरुष का जो है कि एक्स यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे लड़की, ठीक है, लड़की होगी। और यहाँ पे देखिएगा इसका इसका जो है कि वाई मिलेगा, और इसका जो है कि अ, इसका जो है कि इसका वाई, इसका यक्स, दोनों का यक्स है, और इसका यक्स और इसका जो है कि वाई यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे लड़का होगा। तो ये जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो है कि आप जो है कि देखिएगा, सभी बच्चे व लड़का हो या लड़की अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, यानी कि अपनी माता से वो जो है कि किसी भी हर हाल में एक से ही गुणसूत्र प्राप्त करेगा, ठीक है। और बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। अगर देखिए पिता से अगर वाई गुणसूत्र होगा तो लड़का, और यक्स गुणसूत्र होगा तो लड़की। जिस बच्चों को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की, जिसे पिता से वाई गुणसूत्र वंशागत हुआ हुआ लड़का। तो यही मैं जो है कि आपको ऊपर बताया था। और ये देखिए जनक के जनन के उस समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती हैं, ठीक है। और इन विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीविता में वृद्धि हो सकती है। और लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के दो प्रतिरूप होते हैं। इन प्रतिरूपों एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी लक्षण तथा अन्य को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। मैंने ऊपर बताया था। और यहाँ से देखिए विभिन्न लक्षण किसी जीव में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, संतति में नए संयोग उत्पन्न करते हैं। और यहाँ से देखिएगा विभिन्न स्पीशीज में लिंग निर्धारण के कारण भिन्न होते हैं। मानव में संतान का लिंग इस पर निर्भर करता है कि पिता से मिलने वाले गुणसूत्र एक्स लड़कियों के लिए और वाई गुणसूत्र जो है कि लड़कों के लिए। तो यही है, दो तीन फैक्ट हैं। आनुवंशिक पदार्थ कौन से होते हैं? तो आनुवंशिक आपका चैप्टर भी है 8वां, और आनुवंशिक से जो है कि पहला प्रश्न हमारा क्या है, जो कि आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है कि आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा आनुवंशिक पदार्थ जो है कि आपका डीएनए है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो डीएनए जो है कि आनुवंशिक पदार्थ है, याद रखिएगा। और यहाँ से दूसरा प्रश्न हमारा आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो देखिएगा आनुवंशिकता की इकाई जीन है। ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिएगा आगे, और यहाँ से मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो ये भी प्रश्न बनता है। और जो है कि आपके 8वें चैप्टर में जो है कि मेंडल के प्रयोगों को भी दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। तो वो मटर को चुने थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा। और देखिएगा लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी कैसी होती है? ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी जो होती है ये जो है कि लंबी होती है। सभी पौधे लंबे हो जाते हैं, यही जो है कि इसका जो है कि कारण था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा ये जो है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे ये लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण करवाए थे। तो F1 पीढ़ी के जो पौधे थे वो जो है कि सभी लंबे हो गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा 5 नंबर का प्रश्न, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं वो जो है कि किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र जो है कि डीएनए और जो है कि प्रोटीन के बने होते हैं। ये जो है कि ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी जो है कि दोनों। यानी कि गुणसूत्र हमारे जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों ऑप्शंस को आप याद रखिएगा। और देखिएगा यहाँ से स्त्रियों में कौन से गुणसूत्र
होते हैं, यानी कि स्त्रियों में जो है कि कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो स्त्रियों में जो है कि एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये जो है कि आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर है। और बात करेंगे जो है कि पुरुषों में कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं, तो ये पुरुष में होते हैं एक्स और वाई। इसको जो है कि आप याद रखिएगा, ठीक है। पुरुष में एक्स वाई और स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा, बेसिक है और एग्ज़ाम में आपके एनसीईआरटी के क्लास 10th के चैप्टर में भी दिया गया है और इसलिए यहाँ पर एमसीक्यूज बनाया गया है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है, तो देखिएगा शुक्राणु और अंडाणु का जो है कि संलयन कहलाता है निषेचन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन ये निषेचन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, यानी कि जो हीमोफीलिया है वो एक आनुवांशिक विकार है और वो क्या उत्पन्न करता है। तो देखिएगा, हीमोफीलिया जो है कि ये जो है कि रक्त का स्कंदन न होना उत्पन्न करता है। जब जो है कि हीमोफीलिया जब किसी व्यक्ति को हो जाती है तो रक्त का जो है कि जो बहाव होता है वो रुकता नहीं है और रक्त का स्कंदन न होना, यही जो है कि आपका राइट आंसर है। ऑप्शन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ से देखिएगा 9 नंबर का प्रश्न जो है कि आपके जो है कि कैसे पूछा गया था। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक किसे माना जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा 10 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। तो जो है कि इसमें जो है कि देखिए, वर्णांधता एक जो है कि आनुवांशिक बीमारी है और यह कहा जा रहा है कि एक वर्णांध, जिसको वर्णांध ये रोग हुआ है, पुरुष जो है कि एक सामान्य महिला से विवाह करता है, यानी कि पुरुष को वर्णांध की बीमारी है और वो एक जो है कि सामान्य महिला, यानी कि सामान्य का मतलब उसको वर्णांध नहीं है, उससे विवाह करता है, तो वर्णांधता के लक्षण किस में उत्पन्न होंगे। तो ये जो है कि वर्णांधता के लक्षण जो है कि पुत्रियों के और पुत्रों में उत्पन्न होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 11 नंबर का प्रश्न देखिएगा, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है, यानी कि वर्णांधता जब वर्णांध ये रोग है और ये जब रोग हो जाता है तो व्यक्ति किन रंगों में जो है कि भेद नहीं कर पाता है, तो ये जो है कि लाल और हरे रंगों में भेद नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, ये जो है कि सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, तो हमारे शरीर में जो है कि आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। तो जीन जो है कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ से देखिएगा, मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है, तो मनुष्य में जो है कि लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है, तो जो है कि पुरुषों के क्रोमोसोम पर। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा देखिएगा, मनुष्य में लिंग का निर्धारण पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर रहता है, ठीक है। तो यहाँ से ये चैप्टर जो है कि आपका खत्म होता है। और फ्रेंड्स देखिएगा, कल हम लोग चैप्टर नंबर 9 के साथ जो है कि यहाँ पे उपस्थित होंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का जो है कि छोटू सा चैप्टर कैसा लगा और कितना इम्पोर्टेंट था, ये आप जो है कि वीडियो के जो है कि पहले ही देख लिया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे चैप्टर नंबर 9 के साथ। जय हिंद।